वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, स्टाफिंग पैटर्न के संबंध में 2-3 दिन से बहुत ही चर्चा हो रही है। तो आज बात करेंगे कि स्टाफिंग पैटर्न में क्या आधार रहेगा, नामांकन के आधार पर किस तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति होगी, अधिशेष होने पर जूनियर या सीनियर किसका तबादला होगा, और कक्षा 1 से 8 तक, 1 से 12 तक कितने शिक्षक स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार विद्यालय में रहेंगे, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। ये पहले तो मैं आपको एक अखबार की कटिंग बता देता हूँ, उसके बाद में जो आदेश आया है मैं आपको राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से, इसमें भी डिटेल में दिया हुआ है कि संशोधित प्रस्ताव के अनुसार एक संकाय वाले जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है उनके लिए क्या मापदंड रहेगा, उसमें 1 से 12 तक अगर विद्यालय है या कक्षाएं हैं तो उनके लिए कितने पोस्ट, किस किस पद पर कितनी पोस्टें होगी, उसके लिए एक तो प्रावधान ये है कि मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊं। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको पूरी डिटेल बताऊं। तो एक तो यहाँ दिया हुआ है कि जो भी अधिशेष शिक्षक है वो आवश्यकता वाले दूसरे विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा, और इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने स्कूल स्तर और नामांकन के आधार पर कर्मचारियों की संख्या का संशोधित मापदंड तैयार कर कमेटी का गठन कर दिया, और माना जा रहा है कि नए सत्र से पहले प्रदेश भर के स्कूलों को जरूरत के हिसाब से पद और शिक्षक मिल सकेंगे। हालांकि समायोजन के नाम पे हजारों शिक्षकों का स्थानांतरण भी होगा। अब पहला तो ये है कि अधिशेष होने पर शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया में अब जैसे 2 तरह के शिक्षक होंगे, यानी 2 एक ही सब्जेक्ट के या है और उसमें से एक सीनियर है एक जूनियर है, तो पहले किसका ट्रांसफर होगा, तो जो इस समायोजन प्रक्रिया में पहले से नियुक्त कर्मचारी की सीट सुरक्षित रहेगा, यानी जिस शिक्षक साथी की उस विद्यालय में पुरानी पोस्टिंग है वो सुरक्षित रहेंगे, और उनके बाद में जो नए कार्य ग्रहण करने वाले हैं उनको है वो विदाई की दी जाएगी, यानी उनको समायोजित किया जाएगा कार्यग्रहण के आधार पर। यानी जो सीनियरिटी तय की जाएगी वो कार्यग्रहण के आधार पर, संबंधित जो भी विद्यालय है उसमें कार्यग्रहण के आधार पर वरिष्ठ मानते हुए उन्हें मौजूदा स्कूल में नियुक्त किया जाएगा, जबकि बाद में नियुक्त शिक्षक है उसको अधिशेष मानते हुए दूसरे स्कूल में पदस्थापित किया जाएगा। अब 1 से 12 तक के जो विद्यालय है उनमें लगभग 15 शिक्षक होंगे। 15 शिक्षक किस किस तरीके से होंगे, और इसके अलावा 2 से 4 जो संख्या है उसमें 25 शिक्षक होंगे। मान लो जैसे साइंस और आर्ट्स है, या साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों संकाय वगैरह है, या एग्रीकल्चर वगैरह है, तो अब इसमें PM3 मॉडल वगैरह इसके बारे में बताया गया। तो मैं आपको थोड़ा सा आदेश से विभागीय आदेश वो बता देता हूँ कि एक संकाय वाले अगर उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कक्षा 1 से 12 तक के अगर कोई विद्यालय है और उसमें कक्षा 11 से 12 तक नामांकन 120 तक है, कक्षा 9 से 10 तक का नामांकन 120 है, कक्षा 6 से 8 तक का नामांकन 105 और 1 से 5 तक का नामांकन 60 है, ये न्यूनतम है। अगर ये है तो क्या क्या कौन कौन से पोस्ट रहेगी, शैक्षिक और गैर शैक्षिक कार्मिक कौन कौन से रहेंगे। तो मान लो 1 से 12 तक विद्यालय है उसमें अगर ये नामांकन है तो विज्ञान संकाय का अगर विद्यालय है तो उसमें कुल सेक्शन जैसे 12 क्लासें होगी, 12 सेक्शन होंगे, तो उनमें प्रधानाचार्य का एक पोस्ट पद होगा, दूसरा पद होगा प्राध्यापक यानी लेक्चरर की 5 पोस्ट होंगी, जिसमें अनिवार्य विषय हिंदी इंग्लिश के होंगे। इसके अलावा ऐच्छिक विषय जो भी 3 होंगे, साइंस है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या जो भी होंगे उनके 3 लेक्चरर यानी व्याख्याता कुल 5 होंगे। वरिष्ठ अध्यापक इसमें विज्ञान या गणित का दोनों मिलाकर के 1 होगा, एक सामाजिक विज्ञान का होगा और एक थर्ड लैंग्वेज का होगा। इसके अतिरिक्त लेवल 2 के 3 अध्यापक होंगे, यानी गणित विज्ञान के होंगे, हिंदी के होंगे और अंग्रेजी के होंगे। इस तरीके से लेवल 1 के भी 2 अध्यापक होंगे जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ेंगे, और शारीरिक शिक्षक के जो पद है ये 1 पोस्ट होगी और कुल मिलाकर के 15 पद होंगे। उस तरह से अगर मान लो कला वर्ग है, यानी ज्यादातर जो विद्यालय है वो आर्ट्स फैकल्टी के हैं, तो कला वर्ग में 12 सेक्शन होंगे, 12 क्लासें होगी, तो उनमें प्रधानाचार्य की 1 पोस्ट होगी, प्राध्यापक की 5 पोस्टें होगी। नामांकन अगर पूरा है तो जिसमें अनिवार्य विषय के 2 व्याख्याता होंगे, यानी हिंदी अनिवार्य और इंग्लिश अनिवार्य। इसके अलावा 3 जो भी ऐच्छिक विषय होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी वगैरह जो भी सब्जेक्ट होंगे उनके 3 व्याख्याता, कुल 5 व्याख्याता होंगे। वरिष्ठ अध्यापक गणित के अलग होंगे, विज्ञान के अलग होंगे और तृतीय भाषा के होंगे। अब होता है कि यहाँ इसमें एक तो हिंदी के जो भी वरिष्ठ अध्यापक उसकी पोस्ट यहाँ तोड़ दी, अगर हिंदी का जो भी व्याख्याता अनिवार्य हिंदी के हैं और ऐच्छिक हिंदी के, तो दूसरा इसमें एक और जो सामाजिक की पोस्ट है वो भी नहीं होगी। सामाजिक वरिष्ठ अध्यापक की पोस्ट तो वैसे भी नहीं होती थी, क्योंकि कला संकाय में जो भी व्याख्याता साथी है वही 9वीं 10वीं में सामाजिक पढ़ाते हैं। तो वरिष्ठ अध्यापक की 3 पोस्ट होंगी, गणित, विज्ञान और तृतीय भाषा जहाँ ज्यादातर संस्कृत है या जो भी भाषा है। इसके अलावा अध्यापक लेवल 2 इसकी 3 पोस्ट होंगी, सामाजिक विज्ञान का पद होगा, हिंदी का होगा और अंग्रेजी का। और लेवल 2 के 2 पोस्ट होंगी, और शारीरिक शिक्षक के ग्रेड 1 या 2 का जो भी होगा 1 पोस्ट होगी। इस मिलाकर के कुल 15 पोस्ट होगी। इस तरीके से अगर वाणिज्य संकाय है, कॉमर्स फैकल्टी है, तो प्रधानाचार्य का 1 पद, व्याख्याता के 5 पद होंगे। इस तरीके से वरिष्ठ अध्यापक के 4 पद होंगे, क्योंकि कॉमर्स है तो उसके लिए साइंस, सामाजिक विज्ञान के अलग शिक्षक होंगे, गणित के अलग होंगे, विज्ञान के अलग होंगे और थर्ड लैंग्वेज के अलग होंगे।
उस तरीके से लेवल 2 के 3 पद होंगे, हिंदी, अंग्रेजी और गणित विज्ञान के टीचर होंगे। लेवल 1 के 2 पद होंगे और शारीरिक शिक्षक के इस प्रकार कुल 16 पद होंगे। यानी जो वरिष्ठ अध्यापक बाकी में 3-3 होंगे, कॉमर्स वाले जो विद्यालय है उसमें 4 होंगे। ये तो हो गया सामान्य बात। अब जैसे कृषि संकाय है, एग्रीकल्चर कहीं है, 1 से 12 तक अगर है तो उसमें प्रधानाचार्य की 1 पोस्ट, व्याख्याता की 5 पोस्ट, वरिष्ठ अध्यापक की 4 पोस्ट होंगी, लेवल 2 की 3 पोस्ट होंगी, लेवल 1 की 2 पोस्ट और शारीरिक शिक्षक की 2 पोस्ट, यानी 16 पोस्ट होंगी, सेम जो कॉमर्स की तरह होगा उस तरीके से। अब मान लो कोई ऐसा विद्यालय है जो कक्षा 6 से 12 तक संचालित है, तो उसमें 6ठी से 12वीं तक यानी 7 क्लासेज होंगी। तो 7 क्लासेज होंगी, उनमें क्या प्रावधान रहेगा? तो उसी तरीके से जैसे विज्ञान वगैरह में तो प्रधानाचार्य के 1 पद होगा, प्राध्यापक के 5 पद होंगे, वरिष्ठ अध्यापक के 3 पद होंगे और लेवल 2 के 3 पद होंगे। लेवल 1 का कोई पद नहीं होगा क्योंकि कक्षा 6 से शुरू है, तो 1 से 5 तक की कक्षा ही नहीं होगी, तो लेवल 1 की जो भी पोस्ट है वो नहीं होगी। और शारीरिक शिक्षक का 1 पद होगा। इस तरीके से 13 पोस्ट होंगी। सेम कला संकाय में भी अगर 6ठी से 12वीं तक स्कूल है तो उसमें 1 प्रधानाचार्य, 5 व्याख्याता, 3 वरिष्ठ अध्यापक गणित और विज्ञान और तृतीय भाषा के, और अध्यापक लेवल 2 के 3 पद, हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक के, और 1 शारीरिक शिक्षक का पद होगा। इस तरीके से कुल 13 पोस्ट होंगी। और सेम इसमें जैसे वाणिज्य संकाय में तो वरिष्ठ अध्यापक के 4 पद होंगे और इस तरीके से 14 होंगे, बाकी में 13 होंगे। और कृषि संकाय में उसमें भी 14 पद होंगे, सेम कॉमर्स की तरह। अगर मान लो कोई विद्यालय है जो 9 से 12 तक संचालित है और जो निर्धारित संख्या नामांकन की है वो अगर उसमें है, तो विज्ञान संकाय में 4 सेक्शन होंगे, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं यानी 4 क्लासें होगी। प्रधानाचार्य के 1 पद होगा, व्याख्याता के 5 पद होंगे, इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक के 3 पद होंगे और 1 शारीरिक शिक्षक का पद होगा। बाकी लेवल 2 और लेवल 1 के कोई भी पद नहीं होंगे क्योंकि कक्षा 9 से 12 तक होगी। इस तरीके से कला संकाय में भी 4 क्लासें होंगी, 9वीं से 12वीं अगर कोई विद्यालय है तो उसमें भी 1 प्रधानाचार्य, 5 व्याख्याता के पद और वरिष्ठ अध्यापक के 3 पद होंगे और 1 शारीरिक शिक्षक का। कॉमर्स में भी है तो इसमें प्राध्यापक के 5, प्रधानाचार्य का 1 और वरिष्ठ अध्यापक के 4 पद होंगे, यानी एक पे दूसरों की तुलना में एक्स्ट्रा होगा। इस तरीके से बाकी में 10-10 होंगे और इसमें 11 होंगे। कृषि विज्ञान में भी 11 पोस्ट होंगी। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात की, विज्ञान संकाय में भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक का पद है वो गणित विषय का दिया जाएगा क्योंकि वहां गणित का कोई प्रख्याता नहीं होगा। जबकि विज्ञान का, जीव विज्ञान वगैरह का हो जाएगा तो विज्ञान का पद नहीं होगा। उस तरीके से अगर मान लो भौतिक, रसायन और गणित है यानी पीसीएम या पीसीबी जो भी है उसके अनुसार अगर गणित का है तो गणित का पद नहीं होगा क्योंकि गणित का व्याख्याता होगा। और अगर मान लो विज्ञान का व्याख्याता है तो साइंस का जो सेकंड ग्रेड का पद है वो नहीं होगा। तो ये तो हो गया साइंस की कुछ बातें। अब इस तरीके से नामांकन सीमा तक वरिष्ठ अध्यापक जिस विषय का होगा, अध्यापक का लेवल 2 अन्य विषयों का दिया होगा, यानी मान लो वरिष्ठ अध्यापक उस विषय का है तो अध्यापक लेवल 2 का अध्यापक दूसरे विषय का होगा। ये सामान्यतः जो भी अभी भी प्रावधान है वही है। अब इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ, जैसे कि कक्षा समूहवार नामांकन सीमा में प्रत्येक संकायवार और कक्षावार अतिरिक्त औसतन वृद्धि होने पर अतिरिक्त पद होंगे। यानी अगर मान लो नामांकन में वृद्धि हो जाती है, जैसे नामांकन सीमा मान लो 120 है और उसमें अगर 40 बढ़ जाते हैं तो जैसे संकाय विज्ञान की बात करें तो विज्ञान वरिष्ठ अध्यापक का 1 पद बढ़ जाएगा, वरिष्ठ अध्यापक गणित का 1 पद बढ़ जाएगा। इस तरीके से अगर मान लो जो भी है नामांकन में अगर बढ़ोतरी होती है तो इस तरीके से ये जो पोस्ट है वो थोड़ी सी बढ़ी जाएगी। और इस तरीके से 2 संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय में है तो 2 संकाय है उनमें भी अगर नामांकन 11वीं 12वीं का 120 तक है, 9वीं 10वीं का 120 तक है, 6ठी से 8वीं का 105 और 1 से 5 तक का 60 नामांकन है, तो उनमें भी जो भी 2 अगर मान लो है, जैसे मान लो विज्ञान और कला, किसी स्कूल में कला और विज्ञान 2 अलग अलग फैकल्टी है तो अब इसमें कुल क्लासेज 12 की जगह 14 हो जाएंगी, यानी 1 से 12 तक तो होंगी। उसके बाद में 11वीं 12वीं में साइंस की भी 2 क्लासें होंगी, 11वीं 12वीं की, और कला की भी होंगी। तो इस तरीके से यहाँ जो पोस्ट है वो बढ़ जाएगी, 18 पोस्ट होंगी। अब इसमें व्याख्याता के पद बढ़ जाएंगे, प्रधानाचार्य के 1 पद रहेगा। अगर साइंस और आर्ट्स दोनों है तो प्राध्यापक 8 हो जाएंगे, यानी 2 तो अनिवार्य विषय के होंगे और ऐच्छिक विषयों के 3+3 यानी 3 ऐच्छिक विषय विज्ञान के होंगे और 3 आर्ट्स के। इस तरीके से 6+2 8 लेक्चरर की पोस्ट होगी। वरिष्ठ अध्यापक की 3 पोस्ट होगी, अध्यापक लेवल 2 की 3 और लेवल 1 की 2 पोस्ट होगी और 1 शारीरिक शिक्षक की पोस्ट होगी। इस तरीके से 2 अगर फैकल्टी है विज्ञान और कला तो 18 शिक्षक होंगे। इस तरीके से अगर साइंस और कॉमर्स है तो भी 18 होंगे और कला और वाणिज्य है तो भी 18 होंगे। इस तरीके से ये अलग अलग 2 सेक्शन है, जैसे विज्ञान कृषि विज्ञान है, कृषि विज्ञान और वाणिज्य है, या कला और कृषि विज्ञान है, तो लगभग 18-19 जो भी पोस्ट है वो होगी। सबसे बड़ा बदलाव होगा वो लेक्चरर की पोस्ट में होगा क्योंकि 11वीं 12वीं में दोनों अलग अलग सेक्शन होंगे
तो 3 3 + 6 जो भी व्याख्याता होंगे वो होंगे। इस तरीके से अगर 1 से 6 से 12 तक अगर कोई विद्यालय है और जिसमें विज्ञान वर्ग भी है और कला वर्ग भी है, तो उसमें 9 सेक्शन हो जाएंगे। यानी 6ठी से 10वीं तक तो कॉमन होगा, उसके बाद में 11वीं 12वीं में 2 2 क्लास बढ़ जाएगी। तो उसमें भी व्याख्याता के 8 पद होंगे, वरिष्ठ अध्यापक के 2, और अध्यापक लेवल 2 के 3 पद होंगे, और एक शारीरिक शिक्षक का, इस तरीके से 15 पद होंगे। और वाणिज्य वर्ग अगर विज्ञान के साथ है या कला के साथ है तो एक एक पोस्ट बढ़ जाएगी, यानी 16 पोस्ट हो जाएंगी। तो ये एक सामान्य पैटर्न रहेगा। सेम इसी तरीके से 9वीं से 12वीं तक है, तो ये भी यहाँ दिया हुआ है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैंने आपको जनरल बातें बता दी। इस तरीके से और भी अगर डिटेल में जानना चाहें तो ये मैं पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। इस तरीके से अगर मान लो 3 संख्या है, कोई बहुत बड़ा विद्यालय जहाँ कला विज्ञान और वाणिज्य है, तो वहाँ 3 संख्या है तो कुल 16 सेक्शन हो जाएंगे, 12 तक ये हो जाएंगे, और 2 2 सेक्शन है वो कला और विज्ञान के होंगे, या मान लो जैसे आर्ट्स है तो उसके अलावा साइंस और कॉमर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से वहाँ व्याख्याता की जो पोस्ट है वो 13 हो जाएगी। बाकी वरिष्ठ अध्यापक की 2 पोस्ट होंगी, क्योंकि संबंधित जो व्याख्याता होंगे तो वरिष्ठ अध्यापक के पद कम हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी फैकल्टी होगी, जो भी विषय होगा उसके अनुसार होगा। और लेवल 2 के 2 पद होंगे और लेवल 1 के भी 3 पद होंगे, कुल 22 पद होंगे। इस तरीके से कला विज्ञान वाणिज्य है तो भी 22 पद होंगे, और कला विज्ञान, कृषि विज्ञान और कला संकाय है तो भी यहाँ जो है 22 पद होंगे। तो इस तरीके से ये हो गया, ये पूरा एक पैटर्न होगा। और कक्षा 9 से 12 तक अगर संचालित विद्यालय है और जिसमें तीनों फैकल्टी है तो भी 17 शिक्षक होंगे, जिसमें व्याख्यातों की संख्या बढ़ जाएगी सामान्य रूप से, क्योंकि 11वीं 12वीं की जो भी क्लास है वो बढ़ जाएगी। तो ये एक सामान्य पैटर्न रहेगा। इसके अलावा यहाँ 1 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालय, अब इसमें सामान्य रूप से 18 सेक्शन होंगे अगर तीनों है तो उसमें वही बात है कि प्रधानाचार्य के 1 पद होगा, व्याख्याता के 16 पद होंगे, जिसमें 4 अनिवार्य होंगे और ऐच्छिक विषयों के 12 होंगे, तो कुल 25 होंगे। तो ये सारा मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब और भी जैसे विशेष श्रेणी के विद्यालय है, मान लो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है, राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है, PM श्री विद्यालय है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, तो उसके लिए भी मापदंड है वो अलग तरीके से होंगे, वो भी यहाँ आगे दिए हुए हैं। इसके अलावा कक्षा 9वीं अंग्रेजी माध्यम में अगर प्रारंभ होगा तो वरिष्ठ अध्यापक के 6 पद, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, हिंदी, सामाजिक विज्ञान और 3rd लैंग्वेज। और यदि विद्यालय में पूर्व से 1 से अधिक भाषाएं पढ़ाई जा रही है तो प्रत्येक तृतीय भाषा हेतु 1 पद होगा, और वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक का 1 पद होगा, पुस्तकालय अध्यक्ष का 1 पद होगा, प्रयोगशाला सहायक का 1 पद होगा, और बेसिक कंप्यूटर निर्देशक का भी 1 पद होगा। तो ये जो बेसिक कंप्यूटर निर्देशक वगैरह के जो पद है ये यहाँ जो भी विशिष्ट विद्यालय वगैरह उनके लिए। अब और भी इसमें डिटेल्स में अगर देखें तो जैसे पूर्व प्राथमिक या बाल वाटिकाएं अगर नर्सरी, LKG, UKG वगैरह संचालित है किसी विद्यालय में, तो उनके लिए भी जो भी प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक या शिक्षक ग्रेड प्रथम या वरिष्ठ पूर्व प्राथमिक शिक्षक के 2 पद है वो दिए होंगे। और पूर्व प्राथमिक या बाल वाटिका कक्षा में 75 से अगर अधिक नामांकन है तो 25% अतिरिक्त नामांकन औसतन वृद्धि होने पर एक अतिरिक्त पूर्व प्राथमिक शिक्षक है वो लगाया जाएगा। इस तरीके से ये होगा। और जिन विद्यालय में कंप्यूटर लैब या ICT लैब संचालित है उन विद्यालय में बेसिक कंप्यूटर निर्देशक का 1 पद होगा। इसके अलावा कंप्यूटर लैब, ICT लैब संचालन के साथ साथ जिन विद्यालयों में कंप्यूटर विज्ञान ऐच्छिक विषय में है तो वहां भी बेसिक कंप्यूटर निर्देशक के स्थान पर वरिष्ठ कंप्यूटर निर्देशक का पद होगा। तो ये जो सामान्य विद्यालय जिनमें सभी में जहाँ कंप्यूटर लैब वगैरह है वहाँ बेसिक कंप्यूटर निर्देशक का भी पद होगा। इसके अलावा राजकीय महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है, उनमें भी जो कुछ पद होंगे, जैसे मंत्रालय कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद होंगे, तो वरिष्ठ सहायक का 1 पद होगा कक्षा 9 में अंग्रेजी माध्यम का संचालन होने पर। इसके अलावा कनिष्ठ सहायक LDC का भी 1 पद होगा कक्षा 8 तक अंग्रेजी माध्यम अगर शुरू है तो। और सहायक कर्मचारी की 3 पोस्ट होंगी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रारंभ होने पर। अन्य जो भी प्रावधान है वो एक तो है कि प्रधानाचार्य पर प्रत्येक सप्ताह में 12 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जाएगा, यानी जो भी प्रधानाचार्य है वो 12 पीरियड लेंगे पूरे सप्ताह में, एवरेज मतलब जैसे दिन के 2 पीरियड है यानी 2 कालांश लेंगे। उसके अलावा उप प्रधानाचार्य या उप प्राचार्य वाइस प्रिंसिपल के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में 16 कालांश यानी प्रतिदिन 3 कालांश के रूप में शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। और विषय प्राध्यापक यानी लेक्चरर के द्वारा सप्ताह में कुल 33 कालांश शिक्षण करवाया जाएगा। अतः विषय अध्यापक द्वारा कक्षा 11-12 के शैक्षणिक कार्य के संपादन के पश्चात शेष जो भी पीरियड होंगे वो 9वीं 10वीं में शिक्षण कार्य कराया जाएगा। क्योंकि सामान्य रूप से जैसे मान लो कला वर्ग का विद्यालय है तो वहाँ वरिष्ठ अध्यापक की सामाजिक की पोस्ट नहीं होती, तो 9वीं 10वीं में जो भी सामाजिक है वो पढ़ाने का काम है वो संबंधित व्याख्याता के द्वारा किया जाएगा। तो इस तरीके से 33 पीरियड है वो व्याख्याता के होंगे। वरिष्ठ अध्यापक के कुल 36 पीरियड होंगे, कालांश होंगे। और वरिष्ठ अध्यापक के कक्षा 9-10 में कार्य संपादन के पश्चात
जो भी पीरियड उनके बचेंगे वो कक्षा 6, 7, 8 में शिक्षण कार्य करवाएंगे। और मान लो प्राध्यापक का अगर लेक्चरर का पद खाली है और संबंधित विषय के वरिष्ठ अध्यापक है तो उनके द्वारा 11वीं 12वीं में आवश्यकता अनुसार शिक्षण करवाया जाएगा। इस तरीके से लेवल 2 के द्वारा जो भी अध्यापक है उनके द्वारा सप्ताह में कुल 42 कालांश होंगे, 42 पीरियड होंगे, यानी 7 पीरियड पर डे के हिसाब से होंगे। और लेवल 2 द्वारा कक्षा 6 से 8 तक का कार्य संपादन करने के बाद में कक्षा 1 से 5 का भी शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। और वरिष्ठ अध्यापक या लेक्चरर का पोस्ट अगर वैकेंट है और संबंधित विषय के अध्यापक है अगर वो इस सब्जेक्ट के माहिर हैं तो लेवल 2 के द्वारा 9वीं से 12वीं तक भी आवश्यकता अनुसार शिक्षण करवाया जा सकता है। इसके अलावा लेवल 1 के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में 1 से 5 तक कुल 42 कालांश से शिक्षण कार्य कराया जाएगा। और उपरोक्त कालांश मुख्य रूप से शैक्षिक कालांश के अतिरिक्त प्रधानाचार्य द्वारा सह शैक्षिक गतिविधियों के लिए जो भी कालांश है वो भी आवश्यकता अनुसार आवंटित किए जाएंगे। तो ये पूरी डिटेल्स थी। और भी अगर इसमें काफी कुछ दिया हुआ है तो मैंने आपको बता दी कि नामांकन का आधार क्या रहेगा। इसके अलावा जैसे मान लो कक्षा 6 से 12 तक नामांकन 200 तक है, उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष का पद है वो नहीं दिया जाएगा। 6 से 12 तक 200 से कम स्टूडेंट है तो, और कक्षा 6 से 12 तक नामांकन 200 से अधिक है तो पुस्तकालय अध्यक्ष फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ग्रेड जो भी है उसका एक पद दिया जाएगा। और पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड प्रथम या द्वितीय के कुल स्वीकृत पदों में की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और कुल स्वीकृत पदों में कमी या वृद्धि केवल तृतीय श्रेणी के पदों में की जाएगी, यानी तृतीय श्रेणी पुस्तकालय अध्यक्ष के। तो इसके अलावा अगर मान लो किसी विद्यालय में 750 से अधिक नामांकन है तो वहां शारीरिक शिक्षक प्रथम श्रेणी का पद होगा। और 251 से लेकर के 750 तक उच्च माध्यमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक द्वितीय श्रेणी और अन्य उच्च माध्यमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक तृतीय श्रेणी का पद होगा। तो ये भी नामांकन के आधार पर होगा कि 251 से लेकर के 750 तक नामांकन है तो जो फिजिकल टीचर है वो द्वितीय श्रेणी के रहेंगे, 750 से ज्यादा तो प्रथम श्रेणी के रहेंगे। और 1 से अधिक परिसर में अगर कोई विद्यालय संचालित है तो उनमें भी कक्षाओं के अनुरूप है वो शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये सारे आपको मैंने डिटेल में बता दिया। अब मान लो जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष का पद स्वीकृत नहीं होने पर उन विद्यालयों में बेसिक कंप्यूटर निर्देशक या वरिष्ठ कंप्यूटर निर्देशक का जो भी पद होगा वो दे होगा, यानी या तो पुस्तकालय अध्यक्ष होगा, अगर मान लो पुस्तकालय नहीं है तो बेसिक कंप्यूटर निर्देशक या वरिष्ठ कंप्यूटर निर्देशक का होगा। और पुस्तकालय अध्यक्ष का जो भी काम है, क्योंकि पुस्तकालय अध्यक्ष का पद होगा ही नहीं तो उसका जो भी पद रिक्त होने की स्थिति में पुस्तकालय का जो प्रभारी होगा वो दायित्व है वो बेसिक कंप्यूटर निर्देशक के द्वारा या वरिष्ठ कंप्यूटर निर्देशक जो भी नियुक्त होगा उसके द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा जिन उच्च माध्यमिक विद्यालय में माध्यमिक कक्षा है तो 1 से अधिक तृतीय भाषा के स्वीकृत पद है, थर्ड लैंग्वेज के अगर 1 से ज्यादा पद है तो ऐसे विद्यालय में तृतीय भाषा में 10 विद्यार्थियों से अगर संख्या कम है और विषय का अध्यापक का पद भी रिक्त है तो तृतीय भाषा के पद को समाप्त कर दिया जाएगा, यानी उसमें स्टूडेंट भी कम है और थर्ड लैंग्वेज को टीचर भी नहीं है और थर्ड लैंग्वेज 1 से ज्यादा है तो वो पोस्ट है वो समाप्त कर दी जाएगी। इसके अलावा विशेष शिक्षा के लिए भी यहाँ अलग अलग पद है, जैसे अध्यापक लेवल 1, 2 विशेष शिक्षा प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में कक्षा 1 से 8 तक अगर विशेष श्रेणी के 10 से ज्यादा स्टूडेंट है दिव्यांगता के आधार पे तो एक अध्यापक लेवल 1, 2 या पीयू के दिन विद्यालय का एक पद होगा वरिष्ठ या विशिष्ट अध्यापक का। तो वो अगर 10 से ज्यादा या न्यूनतम 10 अगर मान लो स्टूडेंट होंगे दिव्यांग श्रेणी के तभी वो पद सैंक्शन होगा। इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा का पद है वो 9वीं से 10वीं तक की कक्षाओं में 15 से ज्यादा स्टूडेंट अगर दिव्यांगता की श्रेणी में तब वो सेक्शन किया जाएगा। तो ये तो हो गया। अब मंत्रालय कर्मचारियों की बात करें तो वीडियो मैंने कहा था थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन मैं आपको एक एक डिटेल पूरी बताने का प्रयास करूंगा। मंत्रालय कर्मचारियों के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय में 1 से 12 तक है, अगर नामांकन 100 तक है तो एक कनिष्ठ सहायक का पद होगा और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की 2 पोस्ट होंगी। इस तरीके से अगर नामांकन 101 से लेकर के 500 तक है, सामान्य रूप से इस दायरे में ज्यादातर विद्यालय आ जाते हैं 101 से लेकर के 500 तक, तो वहां कनिष्ठ सहायक का एक पद होगा और वरिष्ठ सहायक या सहायक प्रशासनिक अधिकारी दोनों में से एक पोस्ट होगी, या तो यूडीसी की होगी या सहायक प्रशासनिक अधिकारी की एक पोस्ट होगी और एक कनिष्ठ सहायक यानी एक एलडीसी प्लस एक यूडीसी या ये रहेंगे। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की 3 पोस्ट रहेगी। और विद्यालय का नामांकन अगर 500 से लेकर के 1000 तक है, 501 से लेकर के अगर 1000 तक है तो एक कनिष्ठ सहायक का पद रहेगा और एक पद वरिष्ठ सहायक या सहायक प्रशासनिक अधिकारी दोनों में से एक रहेगा। और इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की 2 पोस्ट होंगी और जमादार की 30 पोस्ट होंगी। और 1000 से ज्यादा अगर विद्यार्थी किसी विद्यालय में नामांकित है तो कनिष्ठ सहायक के 2 पद होंगे यानी एलडीसी के 2 और वरिष्ठ सहायक या सहायक प्रशासनिक अधिकारी के भी 2 पद होंगे और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी का 1 पद होगा, यानी कुल 4 ये मंत्रालय होंगे। और सहायक कर्मचारी की बात करें तो चतुर्थ श्रेणी के 4 पद और जमादार के 4 पद होंगे और चतुर्थ श्रेणी के 2 यानी कुल 6 सहायक कर्मचारी होंगे। तो इस तरीके से ये नामांकन के आधार पर मंत्रालय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है वो उनके पद दे होंगे।
इसके अलावा समस्त पीओ यूसीओ विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कनिष्ठ सहायक और सहायक प्रशासनिक अधिकारी के एक एक पद अतिरिक्त दिए होंगे। यानी जो भी पीओ विद्यालय या यूसीओ विद्यालय, उनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एक एक्स्ट्रा पद भी दिया होगा। और यदि पीओ या यूसीओ विद्यालय में अधीनस्थ विद्यालयों की संख्या 10 से अधिक है, मान लो कई ऐसे विद्यालय हैं जिनके अधीनस्थ विद्यालयों की संख्या 10 से ज्यादा है, बहुत बड़ा पीओ क्षेत्र है, उसमें एक अतिरिक्त वरिष्ठ सहायक का भी पद है, वो दिया होगा। इसके अलावा जो भी विज्ञान संख्या है, उसमें भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान या गणित ऐच्छिक विषय होने पर 2 प्रयोगशाला सहायक और 2 प्रयोगशाला सेवक के भी पद होंगे, क्योंकि लैब असिस्टेंट वगैरह लैब होगी तो उनके भी पद होंगे। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी। और जो भी मापदंड के अनुसार विद्यालय में पदों का निर्धारण होगा, वो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में जो भी कमेटी गठित होगी वो करेगी। और मेन जो इसका आधार होगा वो होगा नामांकन। तो मेरा हमेशा यही एक सुझाव रहेगा शिक्षक साथियों से कि अपने विद्यालय का नामांकन अधिक से अधिक बढ़ाएं, ताकि आपके जो भी विद्यालय में पद स्वीकृत है वो टूटे नहीं, पद यानी पोस्ट उसमें से डिलीट नहीं हो, उल्टे पद बढ़े, ताकि सभी विद्यार्थियों का हित हो सके। तो ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दी। इसके अलावा नव क्रमोन्नत उच्च विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय वगैरह, उनमें भी अलग अलग क्राइटेरिया रहेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास किया। तो आशा करता हूँ ये संपूर्ण जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी कि आप किस तरीके से स्टाफिंग पैटर्न होगा और नामांकन किस तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति, अधिशेष शिक्षकों का तबादला या जूनियर कौन होंगे या अधिशेष होंगे, तो उनमें से कौन जाएगा, संपूर्ण जानकारी इसमें मैंने आपको बता दी। तो आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।